कहानी साल 2149 में शुरू होती है। 9 साल पहले हुई एक बड़ी आपदा के बाद, जिसमें ज्यादातर इंसानी आबादी मर गई थी, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। अब कहानी उन कुछ लोगों पर फोकस करती है जो बच गए हैं और जो बचा है उसमें जीने की कोशिश कर रहे हैं। इन बचे हुए लोगों में से एक डार्विन है, एक जवान आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर बिताई है। बाहर की दुनिया अभी भी जहरीली हवा से भरी है, इसलिए यह छिपा हुआ ठिकाना ही एकमात्र सुरक्षित जगह है जिसे उसने कभी जाना है। डार्विन की जिंदगी बहुत शांत और एक जैसी है। हर दिन एक जैसा लगता है। बाहरी दुनिया या दूसरे लोगों से उसका एकमात्र कनेक्शन उसके कंप्यूटर स्क्रीन की चमकती रोशनी के जरिए है। वह हर सुबह उठता है और अपना सिस्टम चालू करता है, इस उम्मीद में कि शायद, बस शायद, उसे अपनी माँ का कोई मैसेज मिले। लेकिन उसे हमेशा वही दर्दनाक मैसेज दिखता है, वह अभी भी सो रही है। भले ही उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता, डार्विन फिर भी अपनी माँ को मैसेज टाइप करता है, कंप्यूटर के जरिए उससे बात करने की कोशिश करता है। उसके शब्द खाली जगह में भेजे जाते हैं। भले ही डार्विन अकेले रहता है, फिर भी वह जरूरी काम करता है। किसी भी बड़ी मुसीबत की तरह मौका भी आता है। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वह कीमती मिनरल इकट्ठा करने के लिए सतह पर मशीनों को रिमोट से कंट्रोल करता है। ये संसाधन भविष्य में बचे लोगों के लिए अधिक उन्नत आश्रयों के निर्माण में मदद करने के लिए आवश्यक है। बाहर की हवा अभी भी पिछले युद्ध के जहरीले रसायनों से भरी है। 10 मिनट का ब्रेक। अपने जीवन में बाकी सब चीजों की तरह डार्विन का भोजन मशीनों द्वारा नियंत्रित होता है। वह अपने कंप्यूटर से खाना ऑर्डर करता है और यह जल्दी से डिलीवर हो जाता है, जो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भरोसेमंद है। रात का समय भी शांति नहीं लाता है। डार्विन बुरे सपनों से पीड़ित है, जहां वह अपनी माँ को उसे बंकर में पीछे छोड़ते हुए देखता है। एक सुबह जब वह धरती की सतह पर एक मशीन को कंट्रोल कर रहा होता है, तो डार्विन को कुछ अजीब चीज दिखती है। एक स्क्रीन पर एक कुत्ता दिखता है। कुत्ता जिंदा है, जंगल में घूम रहा है। ऐसा डार्विन ने असल जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह ध्यान से देखता है कि कुत्ता अचानक कुछ झाड़ियों में खिंच जाता है। जैसे ही वह झूम करके जांच करने की कोशिश करता है, उसका वर्चुअल टीम लीडर स्पीकर पर उसे टोक देता है, काम जारी रखो, मैं अब काम जारी रखूंगा। उसे रुकने और अपने काम पर लौटने के लिए कहा जाता है। इस अजीब खोज को एक्सप्लोर करने का मौका हाथ से निकल जाता है। बाद में डार्विन का रूटीन और भी गंभीर तरीके से टूट जाता है। उस इलाके में एक तेज तूफान आता है और उसके बंकर की बिजली चली जाती है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है। मशीन की हल्की आवाजें गायब हो जाती हैं। उनकी जगह तेज गड़गड़ाहट और ऊपर से तेज बारिश की आवाजें आती हैं। डर कर डार्विन बार बार इमरजेंसी बटन दबाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। घंटे 2 दिनों में बदल जाते हैं। उसका ऑक्सीजन सिस्टम फेल होने लगता है और बंकर के अंदर की हवा पतली होती जाती है। उसका कंप्यूटर खराब हो जाता है और उसकी स्थिति हर मिनट और खतरनाक होती जाती है। उसे कुछ डरावना महसूस होता है। कोई और रास्ता न होने पर डार्विन कुछ ऐसा करने का फैसला करता है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वह एक रेस्पिरेटर मास्क पहनता है, गहरी सांस लेता है। पहली बार वह असली दुनिया में कदम रखता है, लेकिन मास्क का अलार्म बजता है, यह चेतावनी देते हुए कि ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है। वह वापस अंदर भागता है, दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लॉक नहीं होता। निराश महसूस करते हुए डार्विन अपना मास्क हटा देता है, यह सोचकर कि जहरीली हवा उसे मार डालेगी। लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ सेकंड बीतते हैं, फिर कुछ मिनट, और उसे कुछ अविश्वसनीय एहसास होता है। वह सांस ले सकता है। हवा अब जहरीली नहीं रही। डार्विन कुछ सामान इकट्ठा करता है और बंकर से बाहर निकलता है। शायद उसे मेरी मदद की जरूरत थी। मुझे उसे ढूंढना था। मैं पिछले 9 सालों में 10 फीट से ज्यादा नहीं चला था। सालों तक बैठे रहने से कमजोर उसका शरीर हर हरकत के साथ कांपता है। सूरज की रोशनी उसकी स्किन पर तेज है और भूख उसे और कमजोर कर देती है, लेकिन वह चलता रहता है, अपनी माँ को ढूंढने का पक्का इरादा रखता है। रास्ते में उसे एक मशीन मिलती है और वह मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बैलेंस खो देता है और गिर जाता है। जैसे ही वह हार मानने लगता है, उसे दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वही पहले वाली आवाज उसे फिर से उम्मीद से भर देती है। डार्विन आवाज का पीछा करता है और एक खूबसूरत हरे भरे जंगल में पहुंचता है, एक ऐसी जगह जहां जमीन सेहतमंद और जिंदा लगती है। आखिर में उसका थका हुआ शरीर जवाब दे देता है और वह पेड़ों के बीच सो जाता है। जब वह उठता है तो मच्छरों की भिनभिनाहट और कुत्ते के भौंकने की आवाज उसका स्वागत करती है। फिर वह एक छोटी लड़की ड्रा को देखता है, जो कुत्ते की मालकिन है। वह उसे उत्सुकता और सावधानी से देखती है। डार्विन ने सालों से किसी से बात नहीं की है, और जब वह बात करने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज मुश्किल से काम करती है। वह अजीब तरह से उसका पीछा करता है, उम्मीद करता है कि वह मदद करेगी,
यह देखकर कि वह कितना अजीब और हताश है, डेरा एक चेतावनी अलार्म चालू करता है। बचे हुए लोगों का एक छोटा समूह जो बंकरों से भी बच निकलते हैं पास में रहते हैं। उनमें से एक लिलियन है, एक बूढ़ी औरत जो अपने बच्चों को छिपने के लिए कहती है क्योंकि वह धीरे धीरे डार्विन के पास पहुंचती है। वह प्यार से बात करती है और समझाती है कि यह जगह उसका घर है। डार्विन उसकी बातें समझता है, लेकिन वह बदले में बोल नहीं सकता। वह केवल मशीनों के माध्यम से बातचीत करना जानता है। लिलियन उसे खाना देती है, वह उसे जमीन पर चुपचाप खाता है। सालों में पहली बार डार्विन को लगता है कि वह कहीं का है, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। वह रात रुकने के लिए मान जाता है। आज रात, लेकिन हमारे घर में बहुत आरामदायक गद्दा है। लिलियन उसे एक गद्दा देती है और जैसे ही वह लेटता है उसे बहुत ज्यादा शांति महसूस होती है। फिर भी वह खुद से कहता है कि वह हमेशा नहीं रह सकता, उसे अपनी माँ को ढूंढते रहना होगा। बाद में डार्विन दूसरों के साथ एक टेबल पर मिलता है और जिंदगी में पहली बार चाय पीता है। उसका स्वाद उसे हैरान कर देता है। यह गर्म और आरामदायक है और इससे उसे ज्यादा इंसान जैसा महसूस होता है। स्टीवन नाम का एक लड़का, शायद लिलियन का बेटा, डार्विन को बोलने में हो रही परेशानी को नोटिस करता है। वह धीरे से डार्विन के हाथ पकड़ता है और उसे कीबोर्ड पर टाइप करने की तरह हिलाने के लिए कहता है ताकि लिलियन स्टीवन के किए गए ट्रांसलेशन से समझ सके कि वह क्या कह रहा है। इस तरह वे बातचीत कर पाएंगे और ग्रुप उसे बेहतर समझ पाएगा। भले ही वह बोल नहीं सकता, लेकिन वह अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव महसूस करने लगता है। उनके सीधे सादे तरीके में एक शांत सुंदरता है। वह इस नई दुनिया में खोया हुआ और हैरान दोनों महसूस करता है। बाद में दिन में जब सूरज डूबता है और कैंप पर लंबी परछाई डालता है तो डार धीरे से डार्विन की स्किन पर सनस्क्रीन लगाता है। पहले तो उसे यह एहसास हैरान करता है। उसे छुए जाने की आदत नहीं है, खासकर इतने प्यार से नहीं। उसकी पुरानी जिंदगी में हर बातचीत एक स्क्रीन के जरिए होती थी। अंदर डार्विन अभी भी अपनी माँ के बारे में सवालों का तूफान लिए हुए है, लेकिन वह जानता है कि लिलियन और उसके परिवार के पास जवाब नहीं है। उसकी बेचैनी को भांपते हुए डारा धीरे से उससे कहती है कि वह जब चाहे जाने के लिए आजाद है। उस रात डार्विन सो जाता है, लेकिन उसके सपने डर से भरे होते हैं। वह खुद को अपनी माँ को खोजते हुए देखता है। तभी एक डरावने उड़ने वाले ड्रोन ने उसे पकड़ लिया। ये उसके दिमाग को स्कैन करता है और उन लोगों के बारे में ठंडे दिमाग से सवाल पूछता है जिनसे वह मिला है। अगली सुबह डार्विन को सालों में पहली बार असली शॉवर लेने में मदद करता है। वह अपने कपड़े पहने रहता है। उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि वह इस नई दुनिया में पूरी तरह से खुला रहेगा। ड्रा सब्र से उसे खुद को साफ करना सिखाती है और चुपचाप सहारा देती है। इसके बाद डार्विन साफ कपड़े पहनता है और उनमें से एक जैसा दिखने लगता है। ड्रा उसे सिखाता है कि हाथ के आसान इशारों का इस्तेमाल करके सवालों के जवाब कैसे दिए जाएं। डार्विन थोड़ा ज्यादा सहज महसूस करते हुए कैंप में ज्यादा समय तक रहने का फैसला करता है। बिना शब्दों के वह उनकी देखभाल के लिए उनकी तारीफ करता है। अगले कुछ दिनों में एक नया रूटीन बनना शुरू होता है। डार्विन के साथ समय बिताता है, उसे सिखाता है कि बीज कैसे बोएं और धरती की देखभाल कैसे करें। धीरे धीरे डार्विन को अपनी आवाज मिलने लगती है। उसके मुंह से शब्द अजीब लगते हैं, लेकिन वह कोशिश करता है। वह लिलियन की टेबल सेट करने जैसे छोटे मोटे कामों में भी मदद करना शुरू कर देता है। लिलियन अपनी बेटी और डार्विन के बीच बन रहे खास रिश्ते को नोटिस करती है। कैंप में जिंदगी आराम से चलती है, एक खतरनाक दुनिया के अंदर एक छोटी सी सुरक्षित दुनिया। लेकिन यह हिस्सा पूरा नहीं है। एक सरकारी ड्रोन ऊपर से देख रहा था, बादलों के बीच छिपा हुआ, हमेशा रिकॉर्डिंग कर रहा था, हमेशा मौजूद था। जैसे ही वे जंगल में साथ साथ चलते हैं, द अपने पिता के बारे में बताती हैं। उन्होंने एक बार समुद्र में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कानून तोड़ा था ताकि अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकें। ड्रा आखिरकार डार्विन से कहती है कि वह उससे प्यार करती है। वे एक हल्का सा किस करते हैं, उनके बीच एक शांत वादा, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस बीच बाकी परिवार खुशी से गाते हुए कैंप लौटता है, लेकिन उनकी शांति जल्दी ही टूट जाती है। स्टीवन परेशान होकर उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। बेथ ध्यान भटकाकर अपना रूमाल गिरा देती है और एक गुजरता हुआ ड्रोन उसे देख लेता है। म्यूजिक ड्रोन एक अलर्ट भेजता है, एक तेज तीखी आवाज जो शांति को चीरती है। परिवार छिपने के लिए भागता है। किस्मत से ड्रोन बिना और जांच किए आगे बढ़ जाता है। कैंप में वापस टेंशन बढ़ जाती है। बेथ गुस्से में है। वह अपनी माँ पर इल्जाम लगाती है कि डार्विन को रुकने देकर उन्होंने उन सबको खतरे में डाल दिया। लिलियन उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जानती है कि बेथ सही है। अब वे खतरे में हैं, उन्हें कुछ समय के लिए छिपना होगा। उस शाम ड्रा डार्विन के कमरे में जाती है और पाती है कि उसका गद्दा खाली है। डर उसके सीने में भर जाता है। वह बाहर भागती है और जल्दी से उसे अकेला खड़ा देखती है। उसका शरीर अभी भी बढ़ते अंधेरे के सामने है। तो
तुम्हारा बिस्तर खाली था। फिर वह उसकी ओर मुड़ता है और धीरे से कहता है, मैं जा रहा हूँ। वह समझाता है कि वह नहीं रुक सकता। अगर इसका मतलब उन्हें खतरे में डालना है तो नहीं। डेरा का दिल टूट जाता है। आंसुओं के बीच वह मानती है कि उसे पता था कि यह पल आएगा। लिलियन उसे अलविदा कहने आती है। उसकी आंखें दुख से भारी हैं। डार्विन उसे बताता है कि वह अपनी माँ को ढूंढकर ऐसी ही जगह पर ले जाएगा, कहीं सुरक्षित और जिंदगी से भरी जगह। जंगल में फिर से अकेले ड्रा धीरे से रोती है। अब जंगल में पूरी तरह से अकेला डार्विन एक नए मकसद के साथ जंगल में घूमता है। वह अब ड्रोन से बचते हुए चुपचाप चलना जानता है। जब वह कम्युनिकेशन मशीन तक पहुंचता है तो वह लिलियन की दी हुई चाबी का इस्तेमाल करता है और अपनी माँ को फोन करता है। उसकी आवाज कांपती है जब वह उससे अंदर आने के लिए कहता है। जब कनेक्शन मान जाता है तो वह धीरे से बोलता है। मंजूरी का इंतजार किए बिना उसके बंकर की ओर बढ़ जाता है। वह बड़े मेटल के दरवाजे पर पहुंचता है और खटखटाता है। खामोशी के बीच साफ बोलता है। पहले तो कोई जवाब नहीं आया। फिर एक अलार्म बजता है और एक ड्रोन पास आता है। उससे अपनी पहचान बताने के लिए कहता है। तेजी से सोचते हुए डार्विन ड्रोन को बताता है कि वह बंकर में था। पूरे समय उसे देखा और सिर्फ मदद लेने के लिए बाहर गई। आवाज उसके झूठ को मान लेती है और उसकी माँ को चेतावनी देती है कि बिना इजाजत के दोबारा बाहर न जाए। आखिर में लोहे का दरवाजा खुलता है। एक औरत दिखाई देती है, उसकी माँ। उसका चेहरा थका हुआ है। उसकी आंखें डर और यकीन न होने से बड़ी हो गई हैं। सालों तक अकेले रहने से वह बदल गई है। वह अपने बेटे को घूरती है, मुश्किल से उसे पहचान पाती है और डार्विन उसे बताने लगा कि यह उसका बेटा है और अगर उसने वेब से उसके गायब होने पर ध्यान दिया होता तो वह कुछ पी रही होती और अपने बेटे को कोई जवाब नहीं देती, लेकिन वह सच में सुन रही थी। डार्विन उसे बताता रहा कि बाहर अब सब कुछ साफ और शुद्ध है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। थोड़ी देर में डार्विन उसका कंप्यूटर देखता है और नोटिस करता है कि उसने इतने समय से किसी से बात नहीं की है। वह अपने कोड का इस्तेमाल करके आर्काइव खोलता है और उसे अपनी यात्रा की फुटेज दिखाता है जिसमें लिलियन के परिवार के साथ उसका समय भी शामिल है। फिर डार्विन उससे कहता है कि उसे जाना होगा। जैसे ही वह जाता है वह कॉल करती है। डार्विन ने उससे कहा, डार्विन, उसने पूछा कि क्या उसने स्ट्रीम ड्रिफ्टर्स खेलना खत्म कर दिया है। डार्विन रुका और मुस्कुराया। उसे बताया कि वह पहले ही पैराडाइज लेवल पर पहुंच चुका है। फिर वह चला गया, अपनी माँ के दिल में उम्मीद की एक चिंगारी छोड़कर। थोड़ी देर बाद वह पहाड़ पर लौटता है जहां उसे दा इंतजार करते हुए मिलता है। वह मुड़ती है। उसका चेहरा खुशी और राहत से चमक उठता है। वे फिर से किस करते हैं, इस बार साथ में भविष्य के पूरे वादे के साथ। डार्विन अब लिलियन के परिवार में वापस आ गया है, मेहमान या बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उनमें से एक के रूप में। उसका सफर, जो कभी अकेलेपन और डर से भरा था, आखिरकार उसे घर ले आया है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली शानदार कहानी में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना।